हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास का एक वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। यह हमारा मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास का दूसरा वीडियो लेक्चर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप छिंदवाड़ा शहर में हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए स्क्रीन में दिख रहे जो मोबाइल नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है छिंदवाड़ा शहर के अंदर संचालित हो रही हैं। चलिए अब डिस्कशन करते हैं हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास में, और हम बात करना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश की वैदिक सभ्यता वाला कालखंड। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश को आपको पुरा पाषाण काल से पढ़ना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए इसको लेकर हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बातचीत की है। देखिए, वैदिक कालखंड की हम बात करें तो वैदिक कालखंड की जो अवधि हमें दिखाई देती है, यह अवधि ध्यान रखिएगा 1500 बीसी से लेकर कहां तक दिखाई देती है, 600 बीसी तक दिखाई देती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसे कालखंड के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। इसके दो कालखंड थे। अगर इसका एक कालखंड हम देखें प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसका एक कालखंड हम देखें तो इसका पहला कालखंड आप देखेंगे पूर्व वैदिक काल, और इसकी अवधि कहां से कहां दिखाई देगी आपको, तो इसकी अवधि दिखाई देगी आपको 500 से लगाकर 1000 बीसी तक। इसके बाद में अगर हम बात करें, इसका दूसरा कालखंड है उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक कालखंड की जो अवधि है वो 1000 से लेकर 600 बीसी तक की इसकी अवधि है। ओके प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर अगर आपने भारत का इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आपके मन में एक वाजिब क्वेश्चन जो उत्पन्न होगा वह इस बात को लेकर होगा, सर हमने लूसेंट से पढ़े हैं या अदर बुक्स से पढ़े हैं, और उस बुक्स के अंतर्गत जो वैदिक कालखंड का जो पहला कालखंड है इसे सर पूर्व वैदिक काल नहीं ऋग्वैदिक काल हमारी बुकों में लिखा है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर समझिए, पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक कालखंड कहा जाता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ध्यान रखना पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, और चूंकि पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी इसीलिए ध्यान रखना पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसे ये ऋग्वेद काल के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों से आप बताइएगा वैदिक कालखंड के साक्ष्य हमें मिले हैं। मध्य प्रदेश का यह जो भूभाग है, याद रखना, ये हमें दिखाई देता है 1956 से, जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश को वैदिक कालखंड में किस नाम से जानते थे, तो ध्यान रखना यहां से हम पढ़ेंगे कि वैदिक कालखंड में मध्य प्रदेश के नाम किस कालखंड में, तो ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं वैदिक कालखंड में। वैदिक काल में मध्य प्रदेश के नाम, तो मध्य प्रदेश के जो नाम हमें देखने को मिलते हैं वह कौन कौन से मिलते हैं, इस बात पर जरा गौर कीजिए। पहला नाम मिलता है रेवोत्तर। आप बोलेंगे सर रेवोत्तर क्यों, ये समझाइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को समझिए, आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से एक नदी का उद्गम होता है, और इस नदी को हम क्या बोलते हैं बताएंगे, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी यहां से निकलती है और यहां से बहते हुए आप सब जानते हैं महाराष्ट्र में जाती है, और महाराष्ट्र से होते हुए कहां जाएगी बताएंगे, गुजरात राज्य में जाती है। ओके, तो ध्यान रखना नर्मदा नदी को वैदिक कालखंड में बोलते थे रेवा, याद रखिएगा रेवा। और रेवा के उत्तर का जो क्षेत्र हुआ, रेवा नदी के उत्तर का जो क्षेत्र हुआ, इसे कहा गया रेवोत्तर। तो मध्य प्रदेश का नाम वैदिक कालखंड में आपको देखने मिलेगा रेवोत्तर। ओके, क्यों बोल रहे हैं रेवोत्तर, क्योंकि नर्मदा का ही नाम क्या बताएंगे, रेवा है, और रेवा के उत्तर में जो प्रदेश विस्तृत था उसे हमने नाम दिए रेवोत्तर। ओके, क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद जो मध्य प्रदेश का
अगर हम बात करें नाम क्या देखने को मिलता है, तो मध्य प्रदेश का जो दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा वह मिलेगा मध्य आर्यव्रत। मध्य आर्यव्रत। आर्यव्रत हमें नाम देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, अब आप पूछेंगे सर मध्य आर्यव्रत क्यों, इस बात को भी समझिए। देखिए ये भारत का मैप है। आप जानते हैं पहले भारत देश के अंदर जो लोग आए उनको आप बोलते हैं आर्य। तो ध्यान रखना भारत में आर्यों का आगमन हुआ यहाँ पर, और आर्य जब आए तो उन्होंने पूरे यानी उत्तर भारत को, या मैं कह सकता हूँ भारत का जो ये वाला हिस्सा था इस पर अधिकार कर लिया। अब भारत पर जब इन्होंने अधिकार किया तो आप सब जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि मध्य प्रदेश कहां पर होगा, यहाँ पर। मध्य प्रदेश कहां पर होगा, यहाँ पर। तो आर्यों का जो पूरा क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, मध्य आर्यव्रत के नाम से जान रहे हैं। ओके चलिए, ठीक। अब बात करते हैं कि दो नाम हमने देख लिए, तीसरे नाम की ओर चल रहे हैं जिसका नाम है निषाद राज्य। मध्य प्रदेश का ही नाम मिला, निषाद राज्य हमें नाम देखने को मिला है। अब बोलेंगे निषाद राज्य का मतलब क्या होता है सर, इसका क्या अर्थ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निषाद राज्य का मतलब ये हुआ कि आप सब जानते हैं कि भारत पहले यहां पर था, पाकिस्तान हमसे मिला हुआ था। उस समय आर्यों का आगमन हुआ मध्य एशिया से। आर्य मध्य एशिया से भारत की ओर आए, और जब मध्य एशिया से भारत की ओर आर्य आए तो उन्होंने यहाँ पर निवास करने वाली जो मूल जातियां थी, जो भारत की मूल जाति थी, उन्हें याद रखना आगे की ओर खदेड़ दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर समझिएगा, हम सब जो हैं ये आर्य हैं, और हम सब याद रखना भारत के मूल निवासी नहीं हैं। हम सब याद रखिएगा आर्य हैं, और हम मध्य एशिया से आए थे। भारत के मूल निवासी अब बताएंगे द्रविड़। कौन है बताएंगे, द्रविड़, जो वर्तमान में दक्षिण भारत में निवास करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आर्य मध्य एशिया से आए तो उन्होंने भारत की मूल निवासियों को आगे की ओर खदेड़ा, यानी कि भगा दिया। और ध्यान रखिएगा भारत की यह जो मूल जातियां पहले यह निवास करती थी हमारे मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, तो इन्हें आर्यों ने या हमने नाम दिया था निषाद राज्य, अर्थात निम्न जातियों का राज्य। तो ध्यान रखिएगा निषाद राज्य क्यों बोलते हैं, तो निषाद राज्य इसलिए क्योंकि यह एक निम्न जातियों का क्षेत्र था उस कालखंड में। तो इस तरह की बातचीत हुई यहाँ पर। अब अगर हम बातचीत करें तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का विस्तार, वैदिक कालखंड में मध्य प्रदेश का विस्तार, मध्य प्रदेश का विस्तार था प्यारे विद्यार्थियों। आप बताएंगे चरमावती नदी से लेकर आप बताएंगे रेवा नदी तक। अब आप यहां पर अच्छे से बात को समझिए, मध्य प्रदेश का वैदिक कालखंड में जो विस्तार था, यह विस्तार कहां से कहां तक था, तो आप बताइएगा, याद रखिएगा चंबल नदी से लेकर रेवा नदी तक में मध्य प्रदेश का विस्तार था। आप इसे इस मैप में समझिए। देखिए ये हमारा वर्तमान प्यारा मध्य प्रदेश है, और ये वर्तमान मध्य प्रदेश तो कब बना है आप बताएंगे, 1956 में बना है। लेकिन वैदिक कालखंड में मध्य प्रदेश किस हिस्से को कहते थे, तो याद रखना उस समय मध्य प्रदेश का जो हिस्सा था वो फैला था, बताएंगे चंबल नदी। आप सब जानते हैं चंबल नदी निकलती है महू इंदौर से, और यह मंदसौर से होते हुए राजस्थान में पहुंचती है। राजस्थान से कोटा, चित्तौड़गढ़, और फिर कहां पर आती बताएंगे हमारे भिंड, मुरैना और श्योपुर, और भिंड, मुरैना, श्योपुर होते हुए उत्तर प्रदेश जाती है, और उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर ये अन्य नदी में जाकर मिल जाती है। ओके, इसके बाद में अगर हम बातचीत करें प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सब जानते हैं कि हमारे अनूपपुर से निकलती है नर्मदा नदी, जिसको हम बोलते हैं रेवा नदी, और रेवा नदी यहां से निकल के महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से होते हुए कहां जाती बताएंगे, गुजरात में जाती है, और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि मध्य प्रदेश का जो विस्तार था वैदिक कालखंड में, यह माना गया है बताएंगे चंबल नदी, और याद रखना चंबल नदी, और आप बताइएगा इस वाले हिस्से को चंबल नदी से याद रखिएगा नर्मदा नदी तक का जो क्षेत्र था, इसे हम बोलते थे मध्य प्रदेश वाला हिस्सा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं महाजनपद कालखंड में। प्यारे विद्यार्थियों, आपको महाजनपद कालखंड में मध्य प्रदेश की स्थिति तब समझ में आएगी
जब आप पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक इकाइयों को समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि पूर्व वैदिक काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी, तो इस कालखंड की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, ध्यान रखना, कुल। इससे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? ग्राम। ग्राम से बड़ी प्रशासनिक इकाई थी विश। विश से बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, आप बताइएगा, जन। तो ये सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई हो गई। आप यहां पर जानना चाहेंगे सर ये प्रशासनिक इकाइयां हैं क्या? तो जिस प्रकार से आज हमने भारत को बांटा है राज्यों में, राज्यों को बांटा है संभाग में, संभाग को बांटा है जिलों में, जिलों को बांटा है तहसीलों में, और तहसीलों को बांटा है हमने ग्रामों में। तो याद रखना, आज वर्तमान भारत की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ग्राम। सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? राष्ट्र। इसी प्रकार से वैदिक कालखंड में हमारी जो प्रशासनिक इकाई थी, इसमें सबसे छोटी इकाई थी कुल और सबसे बड़ी इकाई थी, बताएंगे, जन। ओके, याद रखना, इनके जो प्रमुख होते थे उनके नाम भी पूछे गए हैं। तो कुल का जो प्रमुख होता था इसको बोलते थे कुलप, ग्राम के हेड को बोलते थे ग्रामीणी, और ध्यान रखिएगा विश के हेड को बोलते थे विशपति। विशपति। ध्यान रखना, जन के हेड को बोलते थे, आप बताइएगा, जनपति, या इसे नाम दिया गया था राजन। इसे नाम दिया गया था राजन। ओके, लेकिन ध्यान रखना, परिवर्तन तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखना, पूर्व वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कुल। इससे बड़ी इकाई कौन सी थी? ग्राम। इससे बड़ी इकाई थी, अब बताइएगा, ग्राम। ग्राम से बड़ी इकाई थी, बताइएगा, विश। और विश से बड़ी इकाई थी, बताएंगे, जन। ध्यान दीजिएगा, पूर्व वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई थी जन, लेकिन ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में जन से मिलकर बन चुके थे जनपद। जन से मिलकर बन चुके थे जनपद। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? कुल। सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी? जनपद। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा महाजनपदों का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं महाजनपद कालखंड में। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद जो हम टॉपिक ले रहे हैं इसका नाम है महाजनपद काल। देखिए, समझिए, महाजनपद काल की हम बात करें तो पूरे भारत में कुल मिलाकर कितने महाजनपद थे? तो ध्यान रखना, पूरे भारत में कुल मिलाकर 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में कुल मिलाकर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आप पूछेंगे सर कहां उल्लेख मिलता है, किन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, और बौद्ध ग्रंथ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ आप बताएंगे अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ आप बताइएगा भगवती सूत्र। तो यहां पर किसका उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताइए इन 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित थे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि इन 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में स्थित महाजनपद, तो मध्य प्रदेश में स्थित महाजनपद की संख्या थी, ध्यान रखिएगा, 2। कितनी थी? 2 थी। लेकिन अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में विस्तारित महाजनपद, विस्तारित महाजनपद, तो विस्तारित महाजनपद की संख्या थी, आप बताइएगा, 5। ओके। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताइए इन 16 महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद जो वर्तमान में विदेश में है, इन 16 महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद जो विदेश में है, इसका नाम था, ध्यान रखिएगा, गांधार। गांधार।
गांधार की उस समय राजधानी थी तक्षशिला। ओके, अगर हम बात करें इन 16 महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद जो वर्तमान दक्षिण भारत में है, तो वर्तमान दक्षिण भारत में स्थित जो महाजनपद था इसका नाम ध्यान रखिएगा अश्मक था। अश्मक था, ध्यान रखिए, ये अश्मक महाजनपद है। और इसके बाद में अगर हम बात करें कि इन 16 महाजनपदों में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो ध्यान रखना सर्वाधिक शक्तिशाली जो महाजनपद हुआ इसका इन सभी महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ मगध। ठीक, क्लियर है चीजें? तो ये ध्यान रखिएगा कुछ विशेष फैक्ट। अब आप यहां पर यह जानना चाहेंगे सर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आपने बताया कि स्थित महाजनपद की संख्या कितनी है, तो बताएंगे 2। आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मध्य प्रदेश में स्थित महाजनपद कितने हैं, 2, और विस्तारित महाजनपद कौन से हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो बताएंगे 5 है। ओके, तो मध्य प्रदेश में स्थित महाजनपद 2, विस्तारित 5। ये बात कैसे, इस बात को समझने के लिए आप मेरी बातें बड़े गौर से समझिएगा। एक बात बताइए, आज विश्व का एक देश है जिसका नाम है रशिया, जिसको हम बोलते हैं रूस। रूस को आप किस कॉन्टिनेंट की कंट्री मानते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में बैठे होते तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देते कि सर जो रूस है इसे हम यूरोपियन कंट्री का देश मानते हैं और ये यूरोपियन कंट्री ही है। बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन आप इस बात को भी जानिए कि रूस का एक हिस्सा तो एशिया में भी है, फिर यूरोप में भी है, तो आपने इसे यूरोपियन कंट्री ही क्यों बोला? आपने इसे यूरोपियन कंट्री इसलिए बोला है क्योंकि ध्यान रखना इसकी राजधानी मॉस्को वो कहां पर है? यूरोप में है। ओके, इसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों, अर्थात ऐसे महाजनपद जिसकी राजधानी वर्तमान मध्य प्रदेश के अंदर थी उन महाजनपदों को कहा गया स्थित महाजनपद, और ऐसे महाजनपद जिनकी ध्यान रखना राजधानी मध्य प्रदेश में स्थित नहीं थी, उनका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में लगता था, उनको हमने क्या नाम दिया बताएंगे? विस्तारित महाजनपद नाम दिए। ओके, आप बोलेंगे सर मैप के माध्यम से बताइए तो और अच्छा होगा। चलिए मैं आपको मैप के माध्यम से पढ़ाने का प्रयत्न करता हूं। ठीक, 1 मिनट रुक जाइए बस। ठीक, अब इस मैप को देखिए पहले। ओके, क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम यहां पर यह जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित महाजनपद कौन से थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को समझिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थित महाजनपद था उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है बताएंगे चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद, और चेदी महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी शक्तिमती। इसकी राजधानी थी शक्तिमती। दूसरे महाजनपद की ओर चले जो मध्य प्रदेश में स्थित था उसका नाम था अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद, और अगर हम बात करें अवंती महाजनपद की तो अवंती महाजनपद की राजधानी थी 2। अवंती महाजनपद की राजधानी थी 2। इसमें उत्तरी अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी थी, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम था उज्जैनी। उज्जैनी, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों दक्षिणी अवंती की राजधानी थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी थी, याद रखिएगा, जिसका नाम था महेश्वर या महेशमती। महेशमती, तो ध्यान रखना ये महेशमती जो है वर्तमान में खंडवा खरगोन का जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है। तो यहां पर हमने यह सीखा कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित महाजनपद कितने थे? 2। पहले नंबर पर है अवंती, दूसरे नंबर पर आप बताएंगे चेदी। ओके, क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर विस्तारित महाजनपद कौन कौन से थे। मध्य प्रदेश के अंदर जो विस्तारित महाजनपद थे इसमें पहले नंबर पर आता है बताएंगे आप, जिसका नाम था मत्स्य। इसके बाद में एक आता था जिसका नाम था वत्स। और ध्यान रखना एक और महाजनपद था जिसको हम बोलते थे कौशल महाजनपद। क्या बोलते थे बताइएगा? कौशल महाजनपद। तो ये कौशल महाजनपद। तो मध्य प्रदेश में
स्थित महाजनपद कितने हो गए 2 और विस्तारित कितने हो गए बताएंगे 5। ओके, चलिए पिछली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो याद रखना मध्य प्रदेश के अंदर अगर पूछे स्थित महाजनपद कौन से थे तो स्थित थे, ध्यान रखना स्थित थे अवंती, और ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर में था, ध्यान रखिएगा चेदी। और विस्तारित के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे तो विस्तारित के अंतर्गत आएगा मत्स्य, फिर आएगा वत्स्य, और फिर आएगा बताएंगे आप कौशल। ओके, क्लियर है प्यारे विद्यार्थी? तो इस तरह से ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।